देखिए, हमारे पास ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़, तो ये मैंने आपको उस वक़्त भी बताया होगा कि देखिए कुछ फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्शन कर रही होती हैं, कुछ फर्म सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी नेचर्स होती हैं। तो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरीज़ क्या होती हैं, वो एक ट्रेडिंग कर रही होती हैं, तिजारत कर रही होती हैं। वो क्या कर रही होती हैं, वो फिनिश गुड परचेज़ करती हैं फ्रॉम वन प्लेस, फैक्ट्री से परचेज़ कर ली और उसको फिर आगे हायर रेट पर उसको आगे सेल कर दिया। ठीक है, क्या होता है मर्चेंडाइजिंग एंटरप्राइज इन अ बिजनेस दैट फिनिश गुड एट लो प्राइस एंड सेल देम एट हायर प्राइस ऑन टॉप। इनका काम भी सिर्फ यही होता है कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फिनिश गुड्स को परचेज करना है, लो प्राइस पर परचेज करना है और उसको हाई प्राइस पर आगे सोल्ड आउट कर। ये अपने भी आपके ये जो स्टोर्स वगैरह हैं और जो आपके मार्केट्स वगैरह भी ओपन हुए हैं, क्लोथ शॉप्स भी हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप्स हैं, वो क्या कर देती हैं, वो किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, ना ही वो आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते। वो जस्ट क्या कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक क्लोथ शॉप है, तो उसने क्या करना है, उसने फैक्ट्री से माल लेकर आना है, बल्क के अंदर माल को परचेज करना है, क्लोथ्स को परचेज करना है, बल्क के अंदर परचेज करना है और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर परचेज करना है। उसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको जो उसकी है वो लो उसको पे करने पड़ेंगे। अब वो जब वो मार्केट के अंदर लेकर आएगा तो उसकी प्राइस को हाई कर देगा और उस हिसाब से उसको होल्ड आउट करेगा। तो जो प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा वही उसका प्रॉफिट। मिसाल के तौर पर एक कपड़ा है, उसने क्या लिया, 10 रुपए में उसने परचेज किया है और उसने आगे उसको 14 रुपीज में सेल आउट कर दिया। अब जो 10 रुपए को परचेज किया है तो ऑफ कोर्स उसमें अदर एक्सपेंस आएंगे, उसमें ओवरहेड्स के एक्सपेंस आएंगे, उसमें आपके रेंट के एक्सपेंस भी आ जाएंगे, उसके आपके फ्रेट के एक्सपेंस भी आ जाएंगे, अदर जो आपने मुलाजमीन वगैरह रखे हुए हैं उसके एक्सपेंस भी आ जाएंगे। वो तमाम चीजें करने के बाद अगर 2 रुपए उस पर खर्चा आ रहा है तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर आप उसको 14 में सेल आउट कर रहे हैं तो 2 रुपए आपका उसमें क्या हो जाएगा, वो उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें पेज नंबर का वो नहीं है, ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर चीज यहाँ पर पेजेस में नहीं होगी और ऑफ कोर्स जो टीचर होते हैं वो अपनी तरफ से आपको बहुत सारा नॉलेज दे रहे होते हैं, तो ये पेजेस पर नहीं लिखा होगा, हो सकता है शायद यहीं कहीं लिखा भी हुआ हो। अदरवाइज बारह ये डेफिनेशन है और उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ पर उन्होंने बता भी दिया है, जैसे शॉप्स हैं, कंपनीज हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं। आप जितने भी क्लॉथ मार्केट्स देख लें, आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स देख लें, आप अपने मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स वगैरह हैं, वो देख लें, वो जस्ट क्या कर रहे होते हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि मार्केट फैक्ट्री से उन्होंने बल्क के अंदर चीजों को परचेज किया और लो प्राइस में परचेज किया और उसको आगे एज इट इज उन्होंने आगे फर्दर सेल आउट कर, और उसके अंदर क्या करेंगे, वो मुख्तलिफ किस्म के जितने एक्सपेंस होंगे वो उसको शामिल करेंगे और अपना प्रॉफिट उसमें से ले लेंगे। ठीक है, आज इनकी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, सीजीएस बनेगी, वो जब इंतहाई सिंपल होगी। सोर्स उसमें किसी किस्म टेक्निकल बात उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके के आपके जो ऐसी फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन भी कर रही है और उसमें मुख्तलिफ चीजें मल्टी थिंग्स उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं या उसके आप सीजीएस बना रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज बन जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल चीज आ जाती है और यकीनन आगे आएगी तो हम इसको उस वक्त पढ़ेंगे। तो इसके अंदर वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको किसे किसे बनाते हैं, जनरल ट्रांजैक्शन इनमें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ेंगे, डेस्टिनेशन एंट्रीज किससे कैसे होती है, ये सारा। हाँ जी, बजट एंड इन्वेंटरीज का जो फर्म्स होते हैं उसका मेन पर्पस क्या होगा और प्रॉफिट का जो मेन सोर्स होगा वो क्या होगा, वो सेल्स ऑफ आइटम। ऑफ कोर्स जैसे नाम से जाहिर है और मैंने आपको इसने डिटेल भी बता दी है कि उनकी प्रॉफिट कहाँ से उसको जनरेट होगा, वो जितनी भी आइटम उन्होंने परचेज की होंगी और उसको के अंदर वो क्या करेंगे, अदर एक्सपेंसेस वगैरह उसमें शामिल कर लेंगे और उसके बाद जब उसको वो सोल्ड करेंगे तो जो उसका डिफरेंस होगा वो उसका क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा।
तो उसमें मेन चीज़ क्या हो जाएगी, उसकी जो सेलिंग वो उसका मेन थीम होगा कि कितनी ये, और जो रेवेन्यू होगा उसका टोटली सेल्स पर डिपेंड। इन्वेंट्री भी क्या होगी, इन्वेंट्री भी डिपेंड कर रही होगी, इन्वेंट्री क्या आपके पास स्टॉक है, कितना वो परचेज कर रहा होता है, ठीक है, और वो उसकी इतनी डिमांड्स होंगी उसके हिसाब से उसने उसको परचेज करना है। अब आप देखें कोई एक छोटे से स्टोर को देख लें या क्लॉथ हाउस को देख लें, वो क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से और जो डिमांड होती है उसके हिसाब से वो चीज़ों को परचेज़ करके लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गर्मियों के अंदर जर्सियों मिसाल क्लॉथ की अगर एग्ज़ाम्पल लें, कतई ऐसा नहीं है कि वो गर्मियों के अंदर क्या करेंगे, मोटा कपड़ा सेल करना शुरू कर देंगे, नहीं जी हमारे पास ये मोटा कपड़ा ही है, आप इसी को ले लें, ऐसा नहीं होगा। वो जर्सियाँ सेल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा, उनकी सेल ही नहीं होगी। अभी हमने क्या पढ़ा, उनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो टोटली डिपेंड कर रहा होगा सेल। अगर उनकी सेल होगी तो उनको रेवेन्यू होगा, अगर उनकी सेल नहीं होगी तो उनको रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए वो कतई ऐसा नहीं करेंगे कि वो ऐसी चीज़ लेकर आए जो कि डेड आइटम कहलाती हो, जो कि सोल्ड ही ना हो। चीज़ें ऐसी मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको मिसाल दी, गर्मियों के अंदर वो कभी भी मोटा कपड़ा या जर्सियाँ या इस तरह की चीज़ें सोल्ड नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, जो उस वक़्त मार्केट के अंदर इन होंगी, जो उस वक़्त फैशन की चीज़ होगी, वो उसी को ही वो परचेज़ करके लेकर आएँगे ताकि वो उसको आगे रीसेल कर सकें। उनके टोटली जो रेवेन्यू का डिपेंड करेगा, वो उसके ऊपर किस पर करेगा, वो उसकी सेलिंग पर करेगा, और वो जो सेलिंग होगी वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही होगी, वो कस्टमर की डिमांड पर कर रही होगी, ठीक है? जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होगी, वो उस हिसाब से ही वो चीज़ों को परचेज़ करेंगे और उसके हिसाब से ही आगे उनकी सेल होगी और उनको प्रॉफ़िट होगा, उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम इसका सर्कल देखें, ये सर्कल यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया सर्कल को, अरे वैसे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपने परचेज़ करनी है, ठीक है? अगर आपके पास कैश, ठीक, कैश के बाद आपने परचेज़ करनी है, परचेज़ के बाद आपने दोबारा इसको कलेक्शन करनी है, अकाउंट रिसीवेबल सेल करनी है और उसके बाद उसकी कलेक्शन करनी है जिनको कि आपने सोल्ड किया है, ठीक है? ये कौन सा है, ये आपके पास एक सर्कल बन जाएगा। क्या सर्कल बनेगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आपके पास कैश होगा, ठीक है? कैश के बाद आपने क्या करना है, चीज परचेज की। मिसाल के तौर पर एक क्लॉथ शॉप की हम मिसाल ले रहे हैं, तो क्या है, उसके पास कैश है, वो फैक्ट्री में गया, उसने कहा जी मैं कैश पर आपसे क्लॉथ परचेज करूंगा, कपड़ों को परचेज करूंगा, बल्क के अंदर परचेज करूंगा, मुझे डिस्काउंट दे आप, ठीक है? तो वो एक लो प्राइस पर वो क्या करेगा, चीज़ों को परचेज़ करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो उसको लेकर आके अपनी शॉप में रखेगा। शॉप में आकर वो उसको क्या करेगा, सेल आउट करेगा। तो दूसरा स्टेप, इसका तीसरा स्टेप क्या बन जाएगा, आपके पास सेल ऑफ मर्चेंडाइज़ बन जाएगा। जितनी उसने इन्वेंटरीज़ ली हैं, अ, जितनी उसने चीज़ें ली हैं उसको सोल्ड आउट करेगा। फिर उसको क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, कैश ट्रांज़ैक्शन हैं। जितने भी आपके ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह हैं, क्लॉथ्स मार्केट्स हैं, ये सारे क्या कर रहे होते हैं, कैश पर सेल कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली लोन यानी कि उस पर उधार पर नहीं दे रहे होते। लेकिन अगर अगर आप इसको एक बड़े सेंस में देखें, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने आगे जिसके कस्टमर्स आपके होलसेलर्स हैं और उसने जो एंड प्रोडक्ट है, एंड कंज्यूमर है, उसको चीज़ें सेल नहीं करनी, तो क्या करेगा, वो उसको क्रेडिट पर भी चीज़ें दे देगा। तो फिर क्या करना है, उसने उस एक सर्कल के अंदर एक और स्टेप शामिल हो जाएगा, क्या है कि उसने अपने जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको कलेक्ट करना है। अपना जो पैसा उसने जो लोगों को उधार पर चीज़ें दी थी, वहाँ से उसने पैसा कलेक्ट करना है, और जब पैसा कलेक्ट करना है उसके बाद फिर दोबारा क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा। जब कैश आ जाएगा फिर दोबारा वो सर्कल दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा वो परचेज़ करेगा, फिर दोबारा वो सेल करेगा, फिर दोबारा वो अकाउंट रिसीवेबल करेगा, फिर उसके पास कैश आएगा और फिर दोबारा वो परचेज़ करेगा। यानी कि एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ये सर्कल थोड़ा-सा मिस हो गया है, यहाँ पर जैसे ही अपलोड किए, तो बहरहाल ये सर्कल यही है कि आपके पास कैश है, फिर आपने परचेज़ की, फिर उसके बाद आपने उसको सेल आउट किया, फिर आपने उसका अकाउंट रिसीवेबल जितने आपने उसको उधार पर दिए थे, वहाँ से आपने पैसे जनरेट किए और उसके बाद दोबारा आपने आपके पास कैश आ गया और उसके बाद दोबारा यही सर्कल शुरू हो गया। तो कंपनीज़ क्या कर रही होती है मेजॉरिटी तौर पर ना, जो जितनी भी नॉर्मल जो आपके छोटे फर्म्स हैं और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रही होती हैं, वो इन्वेंटरी को परचेज़ कर रही होती हैं। अच्छा ठीक है, कौन-सी इन्वेंटरीज़ को परचेज़ कर रही होती हैं? वो ऐसी इन्वेंटरीज़ को परचेज़ कर रही होती हैं जो रेडी टू सेल, उसमें किसी किस्म का कोई काम
ना करना पड़े। जस्ट लाइक अगर आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देख लें, तो यहाँ पर बहुत सारे, अब आप कुछ अर्से पहले तक चले जाएँ, 10-15 साल पहले तक चले जाएँ, जो आपके नॉर्मल स्टोर्स होते थे, जहाँ पर हम जाकर चीज़ों को परचेज़ कर रहे होते थे, या अभी भी जो हमारे गली मोहल्ले टाइप हैं, वहाँ पर भी देख रहे हैं जो स्टोर्स हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, वो एक बोरी होती है, उसी के अंदर से ही उसको उठा-उठा कर चीज़ें दे रहे होते हैं। लेकिन जो आपके बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर हर चीज़ पैकिंग के अंदर है। मिसाल अगर आपने हाफ केजी शुगर भी लेनी है, तो उसका भी पैकिंग आपके पास अवेलेबल बिल्कुल रेडी कंडीशन के अंदर है। 1 केजी लेनी है, उसका अलग से पैकिंग है, ठीक है? अगर आपने आटा लेना है, तो वो 10 केजी का, 20 केजी का पैकिंग के अंदर है। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जिद्दत आती जा रही है, चीज़ों के अंदर मज़ीद बेहतरी आती जा रही है कि उन्होंने इस तरीके से काम करना है कि उन्हें कुछ भी वर्किंग ना करनी पड़े। वो जस्ट वो चीज़ों को लेकर आएँ और एज़ इट इज़ उनको सोल्ड आउट कर लें। ठीक है? यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि चीज़ों को, इन्वेंटरी को लेने उन्होंने इस तरीके से है कि वो रेडी टू सेल हों, बिल्कुल रेडी हों, आप उसको फौरी तौर पर सेल कर रहे हैं। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसीजर होगा, ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा-सा बताया था। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर बता दूँ। वो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस वाले, वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, ठीक है? रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस से उनको गुज़रना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्या होगा, फिनिश गुड उनके पास हासिल होगी और वो उसको सेल कर, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं, ऑयल इंडस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो सूरजमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड जिसे हम कहते हैं, या कैनोला सीड कहते हैं, ठीक है? या सोयाबीन का सीड कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको परचेज़ करते हैं, ये रॉ मटेरियल है उनके पास, ठीक है? ये मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी होंगी, उनके अपने-अपने रॉ मटेरियल होंगे, जस्ट लाइक जो आपकी शुगर इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करेगा, वो शुगर केन को परचेज़ करेगा, उनका रॉ मटेरियल अलग हो जाएगा। आपकी जो फ्लोर मिल है, वो क्या करेगी, वो व्हीट को परचेज़ करेगी, गंदम को परचेज़ करेगी, उसका रॉ मटेरियल ये हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पर वुड इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वुड परचेज़ करेंगे, उनका रॉ मटेरियल वो हो जाएगा। इस तरह हर इंडस्ट्री का अलग-अलग अपना रॉ मटेरियल होगा, ठीक है? जिस भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप बिलॉन्ग कर रहे होंगे, वो क्या करें, मिसाल के तौर पर ऑयल इंडस्ट्री है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सनफ्लावर सीड को उन्होंने परचेज़ किया, और उसके बाद उन्होंने उसको प्रोसेस से गुज़ारा, मशीन्स के अंदर से उन्होंने प्रोसेस किया, फिर उस पे मज़ीद प्रोसेस किया, उसको प्लांट में से गुज़ारा, ठीक है? उसपे फिर प्रोसेस करने के बाद उसके मल्टी प्रोडक्ट्स आपके पास है, ठीक है? अब उस प्रोसेस प्लांट में होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसको फिर उसको रिफाइनरी का एक प्रोसेस होता है, उसमें से उन्होंने उसको पास थ्रू किया। रिफाइनरी का प्रोसेस होने के बाद फिर उन्होंने उसको पैकिंग डिपार्टमेंट भेजा, पैकिंग डिपार्टमेंट के बाद उनका मतलब किस्म की पैकिंग हुई, फिर उनको वो रेडी हुआ, रेडी टू सेल के लिए उन्होंने आगे उसको सेल किया। अब यहाँ पर मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं, जैसे लाइक ऑयल इंडस्ट्री की हमने मिसाल दी है, तो ऑयल इंडस्ट्री के अंदर क्या बाय प्रोडक्ट होगा, एक तो आपके पास ऑयल और घी निकलेगा आपके पास, और उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके पास मील निकलता है। वो मील आपके कहाँ काम आता है, ये जो आपकी चिकन इंडस्ट्री है, ठीक है, बॉयलर इंडस्ट्री जिसे आप कह रहे हैं, आपके मुर्गे हैं, ठीक है, ये जो इनकी फीड है, उसके अंदर ये आपका तमाम ये जो मील है, ये वहां पर इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनती है, इसमें इसपे एक और प्रोडक्ट बनती है, आपका साबुन बनता है। साबुन कौन सा, जो ये जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, ठीक है। अब ये कपड़े धोने वाला साबुन क्या है, जस्ट लाइक आपका जो बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, ब्रांड है, गाय सोप भी बनता था, या फिर आपका इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सोप्स आपके बनते थे, जो इस तरह वाले सोप हैं, वो सारे इन्हीं से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टी प्रोडक्ट काम किया, इन्होंने ना मल्टी फंक्शंस इन्होंने किए, ठीक है। और जो ये मर्चेंडाइजिंग है, इन्होंने इस तरह का कोई फंक्शन नहीं किया, इन्होंने जस्ट चीज़ों को परचेज़ किया है और उसको आकर सेल आउट कर दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी है, नेस्ले की मिसाल दी है, अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट फूड की मिसाल दी है, अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे होते हैं। यूनिलीवर की मिसाल दी है, यानी कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को खुद बना रहे होते हैं, ठीक है।
उनके जो प्रोडक्शन वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उनका जो आपके सीजीएस बनेगा वो बिल्कुल अलग बनेगा। जो आपके मर्चेंडाइजिंग कंसर्न है, उनकी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसका वो बिल्कुल सो सिंपल होगी। उनमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, वो ईज़िली आपकी बन जाएगी। जैसे ऊपर आपने नाम लिखना है, इनकम स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर द ईयर एंडेड लिख लेना है। ये तो जस्ट आपको पता ही होगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जिस तरह आपको आइडिया भी होगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रेवेन्यू, सेल्स आपने लिखनी है। क्यों साख तो पर 500,000 की आपकी सेल हुई है, ठीक है? उसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना आपने चीजों को सोल्ड आउट किया है, उन पर जितने कॉस्ट आई है वो आपने लिखनी है और उसको आपने यहाँ पर माइनस कर देना है। तो आपके पास 320,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो अदर आपके पास एक्सपेंसेस है, जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो आपने उसमें से माइनस करना है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ गया, हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम आ गया। हमारे पास दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम हमारे पास चल रहे होते हैं। अब इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, पहले तो आप ये देखना इन्वेंट्री सिस्टम है क्या। देखें, इन्वेंट्री सिस्टम ये है कि आपने इन्वेंट्री, आप किसको कहते हैं, स्टॉक, ठीक है? ऐसा सिस्टम जिसमें कि आपको स्टॉक्स के बारे में पता चल रहा हो, आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है? अगर आप कोई चीज सेल आउट करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता हो कि आपके पास इतना स्टॉक मौजूद है, फिर ही आप उसको सेल आउट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास मौजूद ही मोटरसाइकिल की मिसाल दे देते हैं, अगर आपके पास 5 मोटरसाइकिल मौजूद हैं और आपने अगर उसको सेल 10 मोटरसाइकिल कर लिए, तो बाकी 5 मोटरसाइकिल से आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो आप लेकर ही नहीं आ सकते। तो क्या होगा कि आपको वो एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपका बिजनेस नेगेटिव की तरफ जाएगा और उसमें बहुत सारी बातें शामिल हो सकती है। अच्छा, उसमें लॉस भी हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 5 प्रोडक्ट्स थे और आपने 8 प्रोडक्ट्स उसको सेल आउट कर दिया, 3 प्रोडक्ट्स आपने एक्स्ट्रा सेल किए, जबकि आपने जो 5 प्रोडक्ट सेल की थी उसकी प्राइस थी 100 रुपीज, और आपने जो 8 प्रोडक्ट सेल आउट कर दिए हैं वो 100 के हिसाब से आपने उसको सोल्ड कर दिए हैं। लेकिन आपके पास मौजूद थी सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स ऐसे थी जो कि आपके पास मौजूद ही नहीं। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी जो एक साख है उसको बरकरार रखने के लिए ऑफ कोर्स आपने 3 प्रोडक्ट्स कहीं और से परचेज करेंगे, फैक्ट्री से परचेज करेंगे या कहीं और से उसको परचेज करके आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब आप उसको परचेज करने के लिए गए, जस्ट लाइक आजकल के जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर भी आप सिचुएशन देख लें, तो जो प्रोडक्ट आपने पहले 100 की परचेज की हुई थी, इवन आपने वो उसको 70 की परचेज की होगी, आप उसको 100 की सेल आउट करने के लिए जा रहे थे, आपका 20 रुपीज में एक्सपेंडिचर भी हुआ था, आप जस्ट 10 रुपए का मार्जिन रख के आप उसको सेल आउट कर रहे थे। वो 70 रुपए की जो चीज थी वो अब हो गई है 150, ठीक है? 150 की हो गई और उस पर मजीद आपका खर्चा हुआ, 20 रुपीज हो गए, 30 रुपीज आपका खर्चा हुआ, ये कितने का होगा, 180 रुपीज में वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। जबकि आपने उसको कितने में सेल आउट कर लिया, आपने उसको 100 में सेल आउट कर लिया। अब प्रॉफिट होना तो दूर की बात, वो तो एक अलग कहानी होगी ना प्रॉफिट वाली, लेकिन आपको 80 रुपीज अपने पास से पे करने पड़ेंगे, ठीक है? जबकि टोटल आपने उस पूरी जो 8 की आपकी जो सेल हुई है, प्रोडक्ट जितनी भी थी वो 8 की जो सेल हुई है, उसमें आपके पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट में से आपके पास 10 के हिसाब से 50 रुपीज आपको बचत हो रही थी, प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब ओवरऑल जब आप इसको आंकेंगे तो आपके पास क्या होगा, 80 रुपीज 1 प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, तो कितना होगा, 240 रुपीज आपको टोटल लॉस हुआ, उसमें से 50 आपको बचत हो रही है, तो 190 नेट आपको लॉस हो रहा है। अब एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो आपने प्रोडक्ट को सेल किया, आपकी सेल हो गई। ऑफ कोर्स जब सेल हुई है तो उसमें लाजमन आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए, लेकिन आपको चूंकि आपने आपको स्टॉक के बारे में, आपको आपकी इन्वेंट्री के बारे में पता नहीं था और आपने ब्लाइंडली ट्रांजैक्शन कर ली और आपने उसको सोल्ड कर लिया, तो क्या हुआ, आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये है आपका ऐसा सिस्टम जिसमें कि आपको आपकी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास स्टॉक कितना मौजूद है, आप किस हद तक सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया एक चीज, अब दूसरी चीज आ जाए। अच्छा, ये मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ ताकि फिर आगे जब मैं चलूंगा तो फिर मैं आपको जस्ट गो थ्रू करवा दूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाएगी, अब में ये चीज आ जाएगी कि आपके पास स्टॉक मौजूद है। अब आपने
कुछ स्टॉक ऐसा था, मिसाल को मोटरसाइकिल की मिसाल लेकर चलते हैं। मोटरसाइकिल आपने लिए, 5 मोटरसाइकिल लिए आपके पास, वो 5 मोटरसाइकिल आपने पर हेड 100 का लिया एक, जो आपके पास 2 महीने पहले का स्टॉक मौजूद था। फिर आपने 1 महीने पहले आपने वो जो 10 मोटरसाइकिल्स और परचेज़ फॉर सेल, वो आपने परचेज़ की 150 की, और आपने 1 हफ्ता पहले वो आपने परचेज़ की 7 मोटरसाइकिलें परचेज़ की, वो आपने परचेज़ की 170। अब आपके पास मुख्तलिफ स्टॉक से मुराद क्या है? ऐसा स्टॉक जिनमें मुख्तलिफ रेट्स के आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है? अब 100 वाली भी मौजूद है, 150 वाली भी मौजूद है, 170 वाली भी आपके पास मौजूद है। अब जब आपने सेल आउट करना है, तो आपने उसको उसी हिसाब से ही सेल आउट करना है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास कौन-कौन सी प्रोडक्ट किस रेट के हिसाब से मौजूद है, तो आप उसको उस हिसाब से ही सेल करेंगे। तो ये क्या है, ये एक आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपको पता हो कि आपके पास जो इन्वेंट्री है जिसको कि आपने सेल आउट करना है, वो कितनी मौजूद है और किस क्वालिटी की मौजूद है, किस प्राइस की मौजूद है, ठीक है? अब अगर ये सारी बातें आपको पता होंगी, तो ही ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अच्छे तरीके से रन कर सकें। अच्छा, अब इसमें 2 सिस्टम आपके पास आते हैं। एक आता है आपके पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, दूसरा आपके पास आता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अब ज़्यादातर जो आपके पास आजकल के हिसाब से जो सिस्टम चल रहा है, वो आपके पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का आपके पास सिस्टम चल रहा है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही शाज़ व नादिर है और बहुत ही रेयर आजकल चल रहा है, ठीक है? अदरवाइज़ जो आपके पास चल रहा है परपेचुअल सिस्टम चल रहा है। अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है क्या? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ये है कि जैसे ही आपके पास जब शॉर्ट टर्म में आप अगर आप इसको ले लें, तो आप ये देखिए कि आप अप टू डेट हो इन्वेंट्री के बारे में। आप अपडेट इन्वेंट्री के बारे में, कि आपके पास जितना भी आपके पास इन्वेंट्री है, उसके बारे में आप अप टू डेट हो। आपको पता हो कि इस वक़्त हमारे पास कौन से कितने मिकदार में, कितने प्राइस वाली मौजूद, ठीक है? वो आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिंपल। अगर आपने इसको सिंपली लेना है, तो आप सिंपल ये समझें कि आपके पास जो इन्वेंट्री है, आप उसके बारे में अप टू डेट हो, आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहलाता है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होगा? वो ये ऐसा सिस्टम जिसमें कि आप ये तय करते हैं कि ठीक है जी, 1 हफ्ते बाद हम अपनी इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे, पता कर लेंगे, हाँ भाई हमारी इन्वेंट्री कितनी मौजूद है और हम उसको किस हिसाब से सेल कर लेते हैं। 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के आप एक पीरियोडिक के हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री को फाइंड आउट कर, ठीक है? अब ये जो पीरियोडिक है, ये आहिस्ता-आहिस्ता डिमोलिश हो चुका है और बहुत ही रेयर है, जहाँ पर बहुत कम आपके ट्रांज़ैक्शंस हो रही हों, बहुत ही लो लेवल की आपकी प्रोडक्शन से मुराद ये है कि जितनी भी इन्वेंटरीज़ हैं, वो बहुत ही लो लेवल पर आपकी चेंजिंग आ रही है उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास क्या है, आपके पास परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ होता है। अब इस सिस्टम के अंदर होता क्या है, इस सिस्टम में ये होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज़ सेल आउट की, ठीक है? वैसे ही आपके पास स्टॉक के अंदर से वो माइनस हो जाएगी। आपके पास 10 चीज़ें मौजूद थी, मिसाल के तौर पर 10 मोटरसाइकिल मौजूद थे, आपने 2 मोटरसाइकिल सेल आउट किए, तो आपके पास फ़ौरन क्या हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस हो जाएँगे, तो आपके पास 8 आ जाएँगे। यानी कि फ़ौरन प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बाद आपके पास जो इन्वेंटरी बची, वो आपके पास 8 की इन्वेंटरी आपके पास बच गई। इसी तरह जब आपके पास कोई चीज़ आप परचेज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर 10 मोटरसाइकिल आपने परचेज़ की थी और उसके बाद आपने 2 आपने सेल आउट कर और आपके पास 8 बच गई, लेकिन अब आपने 5 मोटरसाइकिल्स और परचेज़, तो आपके पास कितनी होगी, 13 हो। तो आपके पास सॉफ्टवेयर ही ऐसा होगा कि आपके पास इन्वेंटरी साथ-साथ उस मेंटेन होती रहेगी। अब जब इन्वेंटरी मेंटेन होगी, क्या होगा, उसकी क्वांटिटी के साथ-साथ आप उसकी प्राइस भी मेंटेन करेंगे, कि अगर आपके पास पहले 10, जहाँ पर अगर मैं इसको, हाँ जी, टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है कोई? तो मैं आपको लिख-लिख कर भी यहाँ पे दिखाता रहूँ, ताकि आपको मज़ीद समझ आए। हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, वेल डन। अच्छा, ये यहाँ पर मैं अभी जो बात कर रहा था स्टॉक्स के हवाले से, अब देखिए आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी पड़ी, मिसाल के तौर पर, ठीक है, 15 आपके पास बाइक्स पड़ी थी ओपनिंग, और बिलफर्ज उनकी जो प्राइस थी पर हेड, वो 100 की थी। अब उसमें से सोल्ड आपने कर
मिसाल के तौर पर 3 आपने सोल्ड 100 वाली आपने 3 सोल्ड आउट कर ली। अब ये जो 100 है इसके अंदर आपका प्रॉफिट और आपके जो अदर एक्सपेंसेस वगैरह है वो आपके इसमें शामिल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है उसने उसको उस हिसाब से लेकर चलना है। यहाँ पर आपके पास परचेज प्राइस नहीं आ रही, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। दिस इज नॉट परचेज, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या है, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और आपने जो यहाँ पर प्राइस लिखी है वो आपने इसमें अदर एक्सपेंसेस वगैरह और अपना प्रॉफिट वगैरह शामिल करके आपने इसको नेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 आपके पास आइटम मौजूद थी 100 की रेट के हिसाब से, तो आपने 3 सेल आउट कर ली और 100 के हिसाब से सेल आउट कर ली। अब आपके पास, अब आपने उसको परचेज किया है, अब आपने 10 प्रोडक्ट अब आपने परचेज किए, ठीक है, किसके हिसाब से, एट द रेट 1। अच्छा, जो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर टोटल लिखता रहेगा, यानी कि जितना बैलेंस आएगा आपके पास वो फौरन लिखता जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप इसको पेश करेंगे तो दोबारा वो टोटल लेकर आएगा कि आपके पास अब कितने मौजूद हैं, 22 आपके पास मौजूद, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ हैं, एक तो आपको पता होगा, बल्कि तीनों ही आपके पास FIFO, LIFO और एवरेज के हिसाब से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है और एवरेज मेथड भी आपके पास होता है। अब वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा मेथड इसको यूज कर रही होती है और किस मेथड के तहत वो इसको सोल्ड आउट करती है, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से करती है या फिर जो आपके प्राइस है उनको एवरेज करने के बाद फिर वो सोल्ड आउट करती है। ये तो फिर जब कंपनी की पॉलिसीज वगैरह हैं ये उस हिसाब से डिपेंड करता है। अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके पास ये फौरन अप टू डेट हो जाता है, आपके पास इन्वेंट्री भी अप टू डेट हो जाती है, उसके प्राइसेस वगैरह भी अप टू डेट हो जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो आपके जितने भी आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो आजकल चल रहे हैं, हालांकि ये पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। यहाँ पर अगर आप इसको मैनुअली करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत आप उसको मेंटेन कर सकें, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऑफ कोर्स मिसाल के तौर पर बच्चे आ रहे हैं, वो कैंडीज ले रहे हैं, बिस्कुट का एक रैप ले रहे हैं, ठीक है। आपके 1 kg शुगर भी सेल आउट हो रही है और 1 kg आटा सोल्ड आउट हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही हैं और आपने उसको मैनुअली तौर पर अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना है और आपको बताना है कि इस वक्त आपके पास ही इन्वेंट्री मौजूद है। मिसाल शुगर की इन्वेंट्री कितने मौजूद है आपके पास, और मैनुअली अगर आपने काम करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको मैनुअली परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को आप मेंटेन कर सकें। लेकिन जैसे ही आपके पास अदर सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपके पास आ गया, आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए, तो क्या होना शुरू हो गया, आपके पास इंफॉर्मेशन अप टू डेट आना शुरू हो गई। देखिए ये वाली बात जो मैंने अप टू डेट वाली बात की थी तो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, इन्वेंट्री लेवल के बारे में अपने आप को अप टू डेट रखना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपने अप टू डेट रखनी है, ठीक है, ताकि आप वक्त टाइमली आप उसका डिसीजन ले सके हमने किसको कब सेल आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि छोटा सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके पास जो चीजें होती है वो आप इसको मैनुअली भी डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें उन्होंने मिसाल दे दी, मार्ट की स्टोर की मिसाल दे दी कि वहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और अब आपने फ्यूचर इन्वेंटरी सिस्टम आपने उसको करना है और मैनुअली करना है, तो बाय हैंड मैनुअली अगर आपने उसको करना है तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपको कहा जाए कि आपकी जॉब है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में कौन सा मॉल है जो बहुत ही मशहूर है, क्या नाम है उसका, हाइपर स्टार को आप ले लें, फॉर एग्जांपल ले लें, वहाँ पर तो खैर 2-4 मॉल्स हैं। हाइपर स्टार को ले लें, हाइपर स्टार वाले अगर आपको रखते हैं और अगर आपको कहते हैं कि आपकी 2 लाख रुपए सैलरी है और आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत आपने चीज़ों को मेंटेन करना है, और लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपने मैनुअल इसको करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने बड़े मॉल में और जहाँ पर थाउजेंड्स की सेल हो रही हैं और हर वक्त कोई ना कोई आपका कस्टमर मौजूद होता है, कोई ना कोई सेल परचेज हो रही होती है, तो आप उसको मेंटेन कर सके मैनुअली, ये पॉसिबल ही नहीं। तो इसी तरह क्या होता है कि आपने अगर अपने बिजनेस को रन करना है और आपने जो इन्वेंटरी सिस्टम है, आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को अडॉप्ट करना है, तो आपको उस हिसाब से सेटिंग भी करनी पड़ती है। पीरियोडिक सिस्टम कौन यूज करता है? अच्छा, पीरियोडिक सिस्टम परपेचुअल हमने पढ़ लिया, पीरियोडिक सिस्टम के बारे में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। अब कौन से ऐसे फर्म्स हैं जो कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करती हैं? देखें, जो बिल्कुल
थोड़े-थोड़े स्मॉल आपके जो बिज़नेस स्मॉल रिटेल वो आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार हमने क्या अब बार-बार अब देखिए प्रीपेड इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जब आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो आपके पास आपका टाइम भी वेस्ट होगा। यानी कि ऑफ कोर्स अब आपने क्या करना है, इन्वेंटरी को वन बाय वन आपने इसको मेंटेन करना है। ठीक है? आपका पैसे भी लगेंगे, टाइम भी लगेंगे। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा यार, अच्छा यार ठीक है, महीने बाद हम देख लेंगे कितनी हमारी स्टॉक सेल होगी। महीने में 1 दफ़ा सेल्स आ रही हो रही होती है। अब हम क्या स्टॉक को दोबारा मेंटेन करना शुरू कर दें। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो आपके टायर शॉप्स होते हैं, ठीक है? टायर शॉप्स हैं, वो वहाँ पर क्या होते हैं, महीने में 1 या 2 सेल्स हो रही होती है, इससे ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही होती। अब वो क्या करते हैं टायर शॉप्स वाले, ये नहीं है कि वो डेली बेसिस पर या हर घंटे में बैठकर टायर्स को गिनना शुरू कर दें, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? वो क्या करते हैं, महीने में उन्हें पता है यार हमारी 2-3 सेल सारी होनी है, 3-4 दफ़ा हमारा ये जो सेट है पूरा टायर्स का वो सेल होना है। इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती वहाँ पर, ठीक है? भले ही प्रॉफ़िट जितना मर्ज़ी हो, वहाँ पर लाखों की अर्निंग हो रही हो, वो एक अलग, लेकिन आप देखें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा उनकी सर्कुलेट हो रही होती है टायर्स की, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में टायर्स सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो periodically कर रहे होते हैं, ठीक है यार महीने बाद हम इसको गिन लेंगे। हाँ भाई, इतने नंबर का टायर हमारे पास इतने मौजूद है, इतने नंबर का टायर हमारे पास इतने मौजूद हैं और ये सेल हमारी हो चुकी है। जितनी भी हमारी स्मॉल रिटेल में की कैलकुलेशन कम है, वो क्या करते हैं, वो आपका पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज़, ठीक है? या फिर ऐसी बड़ी फर्म्स भी होती हैं जो कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम को यूज़ करती हैं। किस लिए? जब उनको पता हो कि इनकी जो वर्थ है, वो इतनी नहीं है। पैसों के हवाले से आप उनको देखेंगे, यार इनकी जो वर्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें इनको दोबारा बार-बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मिसाल के तौर पर जो बड़ी फर्म्स हैं, आप उनका वेस्ट देख लें। कभी भी जो आपके ओनर्स हैं, इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, वो वेस्ट के बारे में इतने ज़्यादा कंसर्न्स नहीं होंगे। आपसे रेगुलरली नहीं, हाँ यार वेस्ट कितने, मिसाल के तौर पे अभी मैंने अभी आपको ऑयल इंडस्ट्री की मिसाल, ये जो मैंने आपको बताया था ना, साबुन बनता है। ऑयल इंडस्ट्री में साबुन बनता है। साबुन बाय प्रोडक्ट भी नहीं, साबुन क्या है, ये जो इसकी मैल होती है ना, जैसे लाइक मैंने आपको बताया था रिफाइनरी के हवाले से, जब आप तेल को रिफाइन कर रहे होते हैं, रिफाइन करने से मुराद ये है कि ये ऐसे ही नहीं आपके पास तेल पहुंच जाता, उस पर मज़ीद है, ठीक है? जो सॉल्वेंट प्लांट में जिन्होंने काम किया उनको शायद आइडिया हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल, यानी कि प्रोसेस करना पड़ता है, तेल को मज़ीद इस काबिल बनाना पड़ता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हम उसको इस्तेमाल कर सकें, हम उसको खा सकें, हम उसको खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकें। अब मिसाल के तौर पर ये जो रैप सीड है, सरसों का ऑयल जिसे आप कहते हैं, ये डबल आपके यूज़ में आ रहा होता है। आप इसको सर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों पे यूज़ कर रहे होते हैं और साथ-साथ वो खाने पकाने, अच्छा जो मेन बात है वो ये है कि आप इसको रिफाइन जब हम कर रहे होते हैं, तो रिफाइन होने के बाद जो मैल, जो कचरा निकलता है ऑयल में, उसका ये साबुन बनता है, ये आपके बाय प्रोडक्ट। अब ये जो बाय प्रोडक्ट है, ये कभी भी आपसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इसके बारे में नहीं पूछेगा डेली बेसिस पर, हाँ यार ये कितना बना है? वो कहेगा अच्छा यार ठीक है, ये बन रहा है तो ठीक है, महीने बाद जब हम इसको सेल करेंगे, तब देख लेंगे ये कितने टन के हिसाब से प्रोडक्शन हो गई है, कितने टन के हिसाब से अब आपने इसको सेल आउट करना है। बनता ये भी टनों के हिसाब से ही है, इसके पूरे के पूरे टैंकर बन रहे हैं, और ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ की होती है। लेकिन चूँकि इसका कंपैरेटिवली अगर आप करें, आपका जो रिफाइंड ऑयल होता है या मील होता है, उसके मुकाबले में ये जस्ट 1% भी नहीं होता। ये 1% होता है मैक्सिमम जाकर, 1 डेढ़ परसेंट होता है। तो इस वजह से इसकी इतनी वर्थ नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, अब एक ही फैक्ट्री है, वहाँ पर फ्यूचर इन्वेंटरी सिस्टम भी चल रहा है। थोड़ी देर बाद पता चले कि आपका जो रिफाइंड ऑयल ऑयल है, वो कितना मौजूद है इस वक़्त, ठीक है? और साथ-साथ आपका पीरियोडिक भी चल रहा होता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट का जो ये वाला पार्ट है, वो ठीक है, महीने बाद भी अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो वो यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम भी चल रहा होता है। अब सिलेक्टिंग इन्वेंटरी सिस्टम कौन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन-सा इन्वेंटरी सिस्टम सिलेक्ट करती हैं? ऑफ़ कोर्स ये वाली बातें पहले भी हो चुकी हैं, पर फ्यूचर के अंदर क्या होगा, लार्ज जो भी इंडस्ट्रीज़ होगी, वो इसको यूज़ करेगी। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस्तेमाल, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ दोनों इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे होते हैं इन्वेंटरी के हवाले से, ठीक है? ताकि हम उसको क्या करें, सेल कर सकें। देखिए सेल का सबसे पहला उसूल ही यही है कि क्या आपके पास, अगर आपके पास वो चीज़ मौजूद है, तो फिर आप देखेंगे कि उन कितने प्राइस में आपके पास, ठीक है?
तो फिर आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद फिर आप उसको सेल आउट करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है जिसमें के नॉट नीडेड अ डेली ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, ये महीने में एक आध दफा उसके ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अच्छा, इसमें हायर पर यूनिट कॉस्ट होती है, तो फिर के इसमें लो कॉस्ट आइटम। जैसे like मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साबुन की जो मैंने आपको मिसाल दी, वो जस्ट 1% होता है, 100 में से 1% होता है जस्ट। और जो बाकी आपके पास बचता है, मिसाल के तौर पर ऑयल ले लें आप, वो अगर 42% भी है, तो मतलब ये कंपैरिजन ही नहीं बनता कि अगर ये 42% है, या मील का अगर लें वो 50% तक चला जाता है, 55% तक चला जाता है, तो वो और ये जो 1% है, ये बहुत लो है बड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई एम्प्लॉय अकाउंटिंग के हवाले से फुल टाइम एम्प्लॉय रखने की जरूरत ही नहीं। आप कहते हैं ठीक है जी, पार्ट टाइम बंदा हमारे पास कोई आ जाए, वही हमारे पास जो अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन है, वही हमारे पास आके रिकॉर्ड करे, क्योंकि हमारे पास फुल टाइम जो एम्प्लॉय है उसके हमारे पास जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल लोकेशंस के अंदर उन्होंने स्टोर किया होगा, या एक ही स्टोर होगा तो मल्टीपल जगहों पर उनकी चीजें मौजूद होंगी। जैसे लाइक बिग डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैंने अभी आपको हाइपर स्टॉर की मिसाल दी थी, तो आप देखिए कितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, और वहां पर क्या होगा, ऑफ कोर्स आपके पास ये सिस्टम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक ही स्टोर होगा और वहीं पर चीज मौजूद होगी। वो कहेंगे हाँ यार, बस ये चीज हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास और कहीं पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऑफ कोर्स परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपके पास टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, और उसी वजह से ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे हैं, और उनके पास चूंकि सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग कंसर्न। ऑफकोर्स ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा है, इसकी अकाउंटिंग भी है। ऑफ कोर्स हम लोग अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी अकाउंटिंग भी है, और दोनों की अकाउंटिंग है। आपने दोनों में ही आपने ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, परपेचुअल में भी और पीरियोडिक सिस्टम में भी आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है, और दोनों में ही आपकी जनरल एंट्रीज बन रही होती हैं। तो बहुत अच्छा चार्ट उन्होंने यहाँ पर आपको दिया है, उसमें कंपैरिजन आपने करना है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का। आप देखिए सबसे पहले जो एंट्री है, अच्छा जी, कंपैरिजन है एंट्रीज का परपेचुअल का और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस उन्होंने बताई हैं, और उसके बाद उन्होंने एक कॉलम दिया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का, और फिर कॉलम दिया पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का। अब देखिए सबसे पहले क्या है, उन्होंने कहा कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइजिंग ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये क्रेडिट पर उन्होंने परचेज किया है, कोई भी चीज है उन्होंने क्रेडिट पर उसको परचेज कर लिया। ठीक है, अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होगा, मर्चेंडाइजिंग इन्वेंटरी 40,000 से डेबिट हो जाएगी, और अकाउंट पेबल कितना से हो जाएगा, 40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, परचेजेज होगी। यहाँ पर देखें क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, परचेज। ठीक है, दोनों में एक फर्क ही होगा, पेबल्स कितने होंगे, यहाँ पर अकाउंट पेबल आ जाएगा, यहाँ पर भी अकाउंट पेबल आ जाएगा 40,000 से। आप देख रहे परचेज रिटर्न कर रहा है, वो परचेज रिटर्न जब करेंगे, ऑफ कोर्स अकाउंट पेबल हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। इसी एंट्री का उलट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले परचेज किया, और उसके बाद अगर कोई रिटर्न की एंट्री आ जाती है, तो फिर क्या होगा, अकाउंट पेबल आपके पास डेबिट हो जाएगा, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट पेबल आपके पास डेबिट हो जाएगा, और जो परचेजेस आपने यहाँ पर की थी वो आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस वगैरह आपके पास, यानी कि ये इस एंट्री का ही उलट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई उसने ऑफ कोर्स कोई ना कोई फ्रेट पे किया होगा, किराया पे किया होगा, तो क्या होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो किसको चार्ज होगा, जितना भी फ्रेट होगा वो उसी मर्चेंडाइज को ही चार्ज होगा, वो जितनी आपने चीज परचेज की होगी उसी को ही फ्रेट चार्ज होगा, और उसमें आपने क्या करना है, अकाउंट पेबल आपके पास हो जाएगा 200 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होगा, आपके पास फ्रेट इन अकाउंट, यहाँ पर आप फ्रेट का अकाउंट अलग से बनाएंगे, फ्रेट का लेजर आप अपना अलग से प्रिपेयर करेंगे, वो कितने से हो जाएगा, 200 से हो जाएगा, और अकाउंट पेएबल आपके पास डेबिट हो जाएगा 200। ठीक है, अब आपने क्या किया, पेमेंट ऑन अकाउंट विद अ डिस्काउंट, आपने पेमेंट की है और डिस्काउंट भी आपने लिया है। ठीक है, अब देखिए अकाउंट पेएबल जितना था आपके पास, 40,000 की आपके पास इन्वेंट्री आपने परचेज की थी। ठीक है, और वो आपने किसमें की थी, क्रेडिट पर की थी, आपने उधार पर आपने इसको परचेज किया था, कितने से, 40,000। अब इसमें से आपने 2,000 जो अमाउंट अमाउंट की जो इन्वेंट्री थी
वो आपने रिटर्न कर दी। रिटर्न को हम ठीक है, 2000 की आपने जो इन्वेंट्री थी वो आपने रिटर्न कर दी। बाकी आपके पास कितने बच गए? 38,000। वो आपने क्या पे कर दिया? कैश पे कर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अकाउंट पेबल आपके पास डेबिट हो जाएगा 38,000। आप आगे देखेंगे वो क्या कह रहा है कि उन्होंने डिस्काउंट पर उसको पेमेंट की, यानी कि डिस्काउंट उन्होंने अवेल कर लिया। अब जो अकाउंट पेबल थे वो तो 38,000 के ही। अब आपके पास जो कैश आप ये है वो कितना पे किया है? 37,040 रुपए आपने उसको कैश पे किया है। तो 37,240 आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। और जो 760 से आपको डिस्काउंट मिला है तो वो क्या हो जाएगा? आप डिस्काउंट मर्चेंडाइज को, जिस मर्चेंडाइज को आपने डेबिट किया था उसी को ही आप क्रेडिट कर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आके आपके पास नेट आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा आपके पास। और ये कोई ये 38,000 ही है, ख्याल कीजिएगा, ये फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट पेबल वैसे 37,324 रुपए, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? परचेज डिस्काउंट। ठीक है, ये दोनों में फर्क। यहाँ पर क्या होगा? आपने अकाउंट पेबल करना है और इस जो मर्चेंडाइज है आपने उसको ही, आपने जो डिस्काउंट का फैक्टर है आपने उसी में ही आपने उसको एडजस्ट करना है, मर्चेंडाइजिंग को। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है? आपने परचेज अकाउंट को आपने यहाँ पर एक अलग सेट बनाना है। जैसे यहाँ पर आपने फ्रेट इन का अलग से अकाउंट बनाया था, इसी तरह यहाँ पर परचेज डिस्काउंट का भी अलग से अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अब सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पर भी एक फर्क आ जाएगा। अब आपने क्रेडिट पर सेल, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा आपके पास? सेल्स रेवेन्यू आपके पास कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, और कास्ट ऑफ सोल्ड 12,000, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास 12,000 से आपके पास हो जाए। रेट अकाउंट क्यों लेस करेंगे भाई? नायाब, क्यों कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं आप? डिस्काउंट वाली एंट्री की बात कर रहे हैं। रेट तो हमने जो फ्रेट को जो हमने ट्रांजेक्शन उसकी करनी थी वो तो हमने कर लिया वहां पर। ठीक है ना, चूंकि इनमें अलग अलग ट्रांजेक्शन होने, तो इस वजह से उन्होंने आपको बता दिया। मिसाल पेपर के अंदर अगर आपके पास आता है कि आपने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, आप अकाउंटेंट हैं किसी फर्म के और वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करते हैं, तो आपने एंट्रीज इनकी पास करें, उनकी इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं। तो आपने वहां पर अगर मर्चेंडाइज की बजाय आप चेज का लफ्ज यूज किया तो मतलब ये है कि आपने उसको गलत कर दिया। यहाँ पर आपने फ्रेट का लफ्ज यूज किया मतलब आपने गलत कर दिए। और यहाँ पर देखें एक एंट्री बिल्कुल ही मुख्तलिफ, यहाँ पर दो एंट्रीज हो रही है सेल, जबकि यहाँ पर एक एक एंट्री हो जाए करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेल की है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर मर्चेंडाइज को सेल किया है, तो ये फिर यहाँ पर आ गया। तो क्या होगा? आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 24,000 से, और सेल रेवेन्यू आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। यही एंट्री है सेम। बाकी यहाँ पर जो दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास अब देखिए यहाँ पर दो डबल एंट्री हो। अब यहाँ पर आपको मजीद थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, क्या कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल और ये जो सेल है ये सेल्स की अमाउंट है। इसके अंदर आपकी जो अदर एक्सपेंसेस है और आपका जो प्रॉफिट है वो शामिल है 24,000 के अंदर। लेकिन जब हम इसमें दूसरी एंट्री करेंगे उसमें क्या है? उसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी आपकी कॉस्ट है उन गुड्स पर जो आपने सेल, उस पर जितनी आपने कॉस्ट लगाई है, जितना आपका खर्चा हुआ है, उसको आप डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को उतनी अमाउंट से आप क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ना थोड़ी सी मजीद थोड़ा सा आपको समझा, मिसाल के तौर पर आपने आपके एक फर्म है और वो बाइक्स में सेल कर, बाइक्स आपके एज ए मर्चेंडाइज आपके यूज होंगे। ठीक है, और आपने उसको पर किया मिसाल के तौर पर 10,000 से, आपने उसको परचेज करने के बाद आपके पास जो फ्रेट या अदर एक्सपेंसेस वगैरह आपके पास आए, अदर एक्सपेंसेस पर एप्लीकेबल हुए कितने? 2,000। तो जो हम एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास क्या ये हुआ? टोटल हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास टोटल 12,000 हमारे पास है। अब ये कहानी हो गई यहाँ पर खत्म। ठीक है, आपने बाइक परचेज की 10,000 में, वो आपके पास 2,000 लगे और ये आपके पास टोटल आ गई 12,000। ये क्या आ गई आपके पास? कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, इसमें अदर भी हो सकते हैं, ये मैंने वैसे बता रहा हूँ कि अदर एक्सपेंस जितने भी आपके पास थे वो सारे लगने के बाद आपके पास ये कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज आपके पास आ गई। अब आपने इसको सेल आपने किया कितने में? 24,000। अब जब आप इसकी एंट्री करने लगेंगे तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो एंट्रीज होंगी। एक एंट्री होगी 24,000 के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो सेल है वो 24,000 की हुई। ठीक है, समझ आ रही बात? आपकी जो सेल है वो कितने की हुई है? 24,000 की। आपको जो कैश आना है, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल है वो 24,000 से
अप हुए हैं, बढ़ गए हैं, कैश बढ़ गए, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास बढ़ गए हैं, कितने अमाउंट से? 24,000। लेकिन जो आपकी मर्चेंडाइजिंग थी, जो आपकी मर्चेंडाइज थी, जो आपकी इन्वेंट्री थी, वो कितने से कम हुई है? 12,000 से। अब जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, वहां पर क्या कह रहे हैं कि आपने अप टू डेट रहना है और फौरन आपने प्रॉम्प्ट इसका एक्शन करना है। तो आपने सेल की एंट्री भी करनी है 24,000 की, और उसके साथ साथ आपने जो मर्चेंडाइजिंग की जो कॉस्ट है, एक्चुअली जो उसकी है, उसकी भी आपने एंट्री साफ करनी है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट, अब आपके पास परचेज वैल्यू अलग है, आपके पास जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो अलग हैं, और उसके साथ साथ जो आपके पास टोटल आई है वो अलग हो गई। अब आपने जितने भी एक्सपेंसेस थे, मैंने परपेचुअल एंट्री सिस्टम में आपको बताया था कि एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, जितने भी मामला होंगे, आपने किसको करना है? उसी मर्चेंडाइज को, उसी इन्वेंट्री को ही आपने उसको चार्ज करना है। ठीक है, परचेज किया आपने 10,000 से, और जो अदर एक्सपेंस हुए आपके 2,000, तो 12,000 आपके पास टोटल मर्चेंडाइज आपके पास आ गई। जो कॉस्ट आपके पास आई है, आपकी जो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 12,000। लेकिन आपने उसको सोल्ड किया 24,000 से। अब हम मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री के अंदर ये चीज पढ़ रहे हैं कि हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है और चीजों को बिल्कुल अप टू डेट रखना है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होगा? आपने दो एंट्रीज करनी होगी, 2 एंट्रीज आपने करनी होगी। पहली एंट्री जो 24,000 की जो आपने सेल की है वो एंट्री करेंगे। क्या आपने सेल 24,000 की है, आपका कैश जो आएगा या जो आपके अकाउंट रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए, वो कितने से इंक्रीज हुए? वो 24,000 से इंक्रीज हुए। एक एंट्री आप ये करें, और दूसरी एंट्री जो आप करेंगे, जो एक्चुअल आप 12,000 आपकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी, उसको आप करें। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम में आपने ये जो दूसरी एंट्री है वो नहीं करनी, आपने जस्ट सेल वाली जो एंट्री है वो आपने करनी। तो ये पॉइंट है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया था हमारे पास से, रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो गया था। यहाँ पर हमने दो एंट्रीज की थी। दूसरे हमने एंट्री की थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, और उस पर मर्चेंडाइज जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी जितनी उस पर आई थी, उससे हमने उसको क्रेडिट किया था। जबकि यहाँ पर जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर क्या हुआ? हमारे पास एक एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट होते हैं और शेयर रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। इसमें जो दूसरी एंट्री है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली, ये एंट्री यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ये एक एंट्री होगी, ये इसमें डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? अब उसके बाद हमारे पास आते हैं रिटर्न ऑन मर्चेंडाइज। ठीक है, यहाँ पर हमने सेल की है, अब सेल रिटर्न हमारे पास हो रही है। ऑफ कोर्स इसके बिल्कुल उलट हमारे पास हो जाएगा, सेल रिटर्न हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने पहले यहाँ पर डेबिट किया हुआ था उसको हम क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपए से। इसी तरह जाहिर बात है, जो हमारे पास सेल रिटर्न हुई है, हमारे पास स्टॉक हमारे पास बढ़ गया, हमारे पास इन्वेंट्री हमारे पास इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जो हमारे पास मर्चेंडाइज थी, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने 50% का मार्जिन देखा था यहाँ पर। तो 1,000 की चूंकि एंट्री हमारे पास सेल्स रिटर्न हुई है, मर्चेंडाइज हमारे पास वापस आए हैं, तो वही मर्चेंडाइज जो जो हमारे पास 1,000 था, यहाँ पर 1,000 था, उसको जो हाफ करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर दो एंट्रीज हो जाएंगी शेयर रिटर्न की भी, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास जस्ट यहाँ पर सिंगल एंट्री। ठीक है, समझ आ गई बात? अब उसके बाद यहाँ पर हमने एक और एंट्री करनी है, लास्ट एंट्री, कैश रिसीव ऑन अकाउंट विद डिस्काउंट। हमने उसको डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, और हमारे पास कैश भी रिसीव हो गया। अब डिस्काउंट हमने कितना दिया? अब कैश रिसीव हुआ हमारे पास 22,770 रुपए, डिस्काउंट हमने दिया 230 रुपए का, और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास हो गया 23,000 से हमारे पास क्रेडिट हो गए। ठीक है, कैश रिसीव हमारे पास 22,770 रुपए, और 230 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दिया हमने, कि ठीक है यार, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन जो अकाउंट रिसीवेबल था वो हमारे जो 23,000 से, उसी से हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। जो इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए, सेल आउट करने के लिए, हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे? अच्छा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम बनाएंगे, वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। मैंने भी आपको समझाया था कि हमारे, मैंने ऊपर आपको बाइक की मिसाल दी थी कि हमने पहले बाइक परचेज की 1,000 की, फिर 1,500 की, फिर 1,800 की परचेज। तो जो ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, जब हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाने लगेंगे, वो डिपेंड कर रहा होगा कि हमने कौन सी एटम, किस वैल्यू वाली एटम को हमने सोल्ड किया है। तो जब हम उसकी कॉस्ट को डिफाइन करने लगेंगे, तो हम उसी वैल्यू को ही लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास बाकी रह जाएगा, जो चीज हमारे पास अवेलेबल होगी सेल आउट होने के लिए, वो भी किस पर डिपेंड कर रही होगी कि हमने परचेज उसकी कितनी की हो। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने इसको
कैलकुलेट करना है। देखें यहाँ पर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी फर्म है जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट को सेल करती है। मिसाल के तौर पर हम ये कार्स को ले लेते हैं या बाइक्स को ले लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने लाजमन कोई मिसाल दी हो कि यहाँ अप्लायंसेज हैं या व्हीकल्स हैं, ठीक है। ठीक है, वो क्या करते हैं, हर एटम की, हर पार्टिकुलर एटम की, मिसाल के तौर पर उसके पास एक फर्म है, वो दो तीन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। मिसाल होंडा को भी कर रही है, यामा को भी कर रही है, सुजुकी को भी कर रही है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की उसके पास जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। वो जब भी इसकी कॉस्टिंग करने लगेगी वो बाय सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से ही करेगी, ठीक है। ईच एटम, कॉस्ट ऑफ ईच एटम, हर एटम की जो कॉस्ट है उसको वो डिफाइन करेगी जब उसको परचेज कर रही होगी या फिर उसको सेल कर रही होगी। जब हम उसको परचेज करेंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर भी हम क्या करेंगे, हर एटम की अलग अलग कॉस्ट को हम करेंगे, और जब हम उसको सेल आउट कर रहे होंगे तब भी हम हर एटम की कॉस्ट को उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है उसके हिसाब से हम उसको डील करेंगे, ठीक है। और वो वही इन्वेंट्री अकाउंट से उसकी कॉस्ट रहेगी और उसको क्रेडिट करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट में जब इसको सेल आउट किया जाएगा। मिसाल 1000 वाली आइटम हमने परचेज की है, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट बनाने लगेंगे तो फिर वही 1000 रुपए की ही हम अकाउंट लेंगे। ये नहीं है कि हमारे पास इन्वेंट्री में 1500 वाली आइटम भी मौजूद थी और हमने सेल आउट की 1000 वाली आइटम, और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाने लगेंगे तो हम 1500 वाली आइटम को शामिल करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी अब उसके हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसका अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है कि फिजिकल आइटम्स, फिजिकल इन्वेंट्री। अब देखिए हम लोगों ने जब तक ऊपर बात की वो क्या थी कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है और कंप्यूटर सिस्टम है, और जब भी हम उसमें कोई परचेज वगैरह करते हैं तो उसमें उसकी एंट्री कर देते हैं, और जब हम उसकी सेल आउट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें से माइनस हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर हमको ये कहा जाए कि आप लोगों ने कल इन्वेंट्री को भी चेक करना है, जस्ट लाइक एफबीआर वाले जब जाते हैं किसी भी फर्म के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, और कहते हैं कि हमें स्टॉक का मुआयना करवाएं कि क्या वाकई आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है या इससे ज्यादा, इससे कम तो नहीं है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो फिजिकल उसकी काउंटिंग कर रहे होते हैं। फिजिकली वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि फिजिकल स्टॉक इनके पास इतना मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर वही बात होती है कि जितने आपके पास सोल्ड आउट हो गए आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे, और बाकी जो आपके पास होगा वो आपके पास इन्वेंट्री की सूरत में आपके पास मौजूद होगा। यहाँ पर वही प्रोडक्ट इन्वेंट्री अप्रोच की बात कर रहे हैं कि वो क्या है। यहाँ पर लास्ट पर उन्होंने इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वही वाली बात जो मैंने आप ऊपर आपको कही थी, मतलब कहीं ना कहीं ये बात लिखी भी होगी लास्ट में, जो मैं आपको जुबानी कलामी में बता रहा था उस वक्त, कि जब इस तरह की ग्रोसरी शॉप्स वगैरह की या मेडिकल शॉप की या इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है वहाँ पर वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता, पॉसिबल ही नहीं होता उनके लिए कि वो अ, उसको फिजिकली जाकर इसको काउंट आउट करें और सारे ये काम करें। और ये लोग भी सारे क्या कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक आप देख लें मेडिकल स्टोर्स वगैरह के हैं, वो कंप्यूटर उनके पास मौजूद होते हैं, वो फौरी तौर पर मेडिसिन का नाम टाइप करते हैं और उनको पता चल जाता है यार ये चीज हमारे पास स्टॉक में मौजूद है या नहीं है। फौरन आपको बता देते हैं नहीं सर ये हमारे पास मौजूद नहीं है। पहले क्या होता था, आज से कुछ अर्सा पहले वो क्या होते थे, वो या अभी भी जहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने या सॉफ्टवेयर को उन्होंने लॉन्च नहीं किया तो क्या करते हैं मेडिकल स्टोर वाले, वो फिजिकली जाकर ढूंढ रहे होते हैं मेडिसिन को, हाँ यार ये मेडिसिन कहाँ पर है। जबकि जो बड़े स्टोर्स हैं वो क्या करते हैं, जस्ट मेडिसिन का नाम इंटर करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में और उनको फौरन सामने जाता है कि हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अच्छा, वहां पर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वहां पर भी यूज होती है जहां पर आपके जो ओनर्स हैं वो क्या कह रहे होते हैं कि नहीं जब हमें बिलीव नहीं है तो हमें जो एक्चुअल काउंटिंग है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोस्ट फर्म्स रिलाई ऑन एक्चुअल काउंट। कहते हैं, नहीं यार ठीक है, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है, अदर थिंग्स हैं, वो सारा कुछ ओके है, लेकिन आपने हमें एक्चुअल काउंट करके बताना है कि हमारे पास कितना स्टॉक, ठीक है। तो वो एक्चुअल काउंटिंग के हिसाब से वो कहते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम है, और हम एक प्रोडक्ट पीरियड हम मेंशन कर देते हैं कि आप हमें हर महीने हमें एक्चुअली बताओ काउंट करके कि हमारे पास हर महीने कितना स्टॉक हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये इसको फिर किस तरीके से करते हैं, एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है काउंटिंग पीरियड के एंड में भी करते हैं, लेकिन कुछ फर्म्स क्या होते हैं वो मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, सेमी एनुअली बेसिस पर भी ये काम कर रही होती है। हाँ जी,
जो क्वांटिटी है हर तरह की, मैंने आपको बताया कि हर फर्म एक तरह का काम नहीं कर रही होती। जो इस तरह की फर्म होती हैं, जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, मेजॉरिटी ट्रेडिंग फर्म एक तरह की चीज पर रिलाय नहीं कर रहे होते। उनके पास मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास भी ना, तो वो हर टाइप को उसकी यूनिट प्राइस के हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं। और अगर आपने इसका टोटल करना है तो आपने हर कैटेगरी की प्रोडक्ट को आपने टुगेदर कर लेना है, तो वो आपके पास टोटल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर वही वाली बात है, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्वेंटरी फ्रॉम द कॉस्ट आइटम ऑफर्ड फॉर सेल, यानी कि जो सेल हो गई है उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये वाली बातें वही हैं जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये वही वाली बात है जो ऊपर हमने की है कि फिजिकल इन्वेंट्री आपने कैसे लेनी है। फिजिकल इन्वेंट्री से मुराद ये है कि आपने वहां पर जो आपका गोडाउन है, गोदाम है, उसमें आपने जाना है और जाकर एक्चुअली जाकर आपने काउंट करना है कि क्या वाकई ये चीज मौजूद है या नहीं है, तो ये आपके फिजिकल काउंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर उसने ईयर की बात की थी, यहाँ पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती है, कंपनीज मंथली बेसिस पे भी कह सकती हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी कह सकती हैं, सेमी एनुअली भी, एनुअली भी, तो उस तरीके से वो फिजिकल काउंट करवाती हैं। जस्ट लाइक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं उस वक्त फाइनेंस मैनेजर था किसी फॉर्म में, टीचिंग भी कर रहा था, साथ में ये वाला काम भी था, अकाउंट्स वगैरह के हवाले से, फाइनेंस वगैरह के हवाले से भी। तो ये बल्कि सोलन प्लांट में ही था मैं। वहां पर क्या था कि मेरे जिम्मे ये टास्क भी था कि हमारी ये मैं आपको वैसे शेयर कर दूं ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। सोलन प्लांट था और हम वहां से इंपोर्ट करवाते थे सीड्स को, कैनोला को भी, सूरजमुखी को भी, मुख्तलिफ सीड्स को इंपोर्ट कनाडा से भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही होती, मुख्तलिफ कंट्रीज से हमारे प्रोडक्ट आते थे, सीड्स आते थे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू सारे काम हो रहे थे, तो हम उसको जो डिवाइड करते थे वो एलसी के थ्रू डिवाइड कर रहे होते थे कि इस एलसी में इतना हमारे पास माल आया है, मिसाल 2000 टन हमारे पास माल आ गया है, और जब हमने इसको क्रश किया और उसके बाद हमारे पास तेल निकला, तो हमारे पास तेल इतना हमारे पास अचीव हुआ, हमने हासिल किया, इसकी इतनी रिकवरी हमारे पास आई, इतने परसेंटेज हमने तेल इसमें से रिकवर किया। तो एट द एंड ऑफ पीरियड ये जो ऑनर थे, उन्होंने ये हम लोगों की ड्यूटी, जो मैनेजमेंट लेवल के थे, उनकी ड्यूटी भी लगाई हुई थी कि आप लोगों ने फिजिकली जाकर चेक करना है कि क्या वाकई इतना ऑयल हमारे पास यानी कि जो सेल हो गया वो तो हमारे पास सेल हो गया, उसकी तो क्वांटिटी हमारे पास आ गई, वो तो हमने जितने भी टैंकर्स हमने सेल किए वो क्वांटिटी हमारे पास आ गई है, सेल हमारे पास। अब जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है तो वो आपने फिजिकली जाकर चेक कर लेना है कि क्या वाकई इतने टन हमारे पास स्टॉक मौजूद है या नहीं है। उस समय एक्चुअल हमें सिचुएशन पता जाती थी कि इस एलसी में हमने कितनी प्रोडक्शन की है और उसकी परसेंटेज, ऑयल की जो क्रशिंग की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कितनी आई है। तो फिजिकली जाकर जब हम लोग चेक करते थे, तो यहाँ पर भी फिजिकली की बात आ रही, तो वो वाली बात मुझे याद आ गई। तो टैंकर्स के थ्रू जब हम उसको चेक करते थे तो हम उसकी टैंकर की जो गोलाई थी, हम उसको पर इंच में कितना तेल आता था, हम उसको मल्टीप्लाई करते थे जितने इंच उसके अंदर मौजूद होते थे टैंक्स के अंदर। टैंक्स की जो लेंथ होती थी वो तकरीबन 30 फुट उसकी लेंथ होती थी ऊंचाई के हिसाब से। तो उसकी जो पैमाइश करने का तरीका ये होता था, इतने फुट का टैंक था, उससे तकरीबन 5 फुट एक्स्ट्रा हमारे पास एक पाइप होता था, तकरीबन आधे इंच वाला जो पानी वाला पाइप होता है उस टाइप का था, और उसके ऊपर फुट और इंच के मार्क्स बने होते थे, फुट और इंच के मार्क बने होते, तो हम उसको डिप करते थे उस टैंक के अंदर, और उसको जब बाहर निकालते थे तो वहां से हमें पता चल जाता था कि ये इतने फुट और इतने इंच हमारे पास ऑयल मौजूद है। और फिर हम उसकी जो हमारी एक मेजरमेंट होती थी कि इस टैंक के अंदर 1 इंच के अंदर इतना ऑयल आता है, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाता था कि हमारे पास इतने टन हमारे पास ऑयल मौजूद है। इसी तरह जब हम मील की हम पैमाइश करते थे तो गोडाउन में जाकर, जस्ट लाइक एक मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, कालिब भी हम पढ़ते थे मैथ के अंदर, तो उसके हिसाब से हम उसकी रोज और कॉलम्स को प्लस करके उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारे पास एक्चुअल हमारे पास जो मील की पोजीशन थी
वो हमारे पास आ जाता है। तो ये फिज़िकल काउंटिंग से मुराद यही है कि आपने क्या करना है कि आपने फिज़िकली वहाँ पर जाना है और उसको काउंट करना है, जितने जो भी आपके प्रोडक्ट हैं। और ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो होती थी वो एलसी बेस पर होती थी। वो चाहे 20 दिन में हम उसको क्रश कर लें, चाहे हम उसको 40 दिन में क्रश करें। तो जैसे ही हम उसको क्रश करते थे तो हमारी उसके बाद ये एक प्रैक्टिस होती थी, तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हर फर्म पे अपने-अपने डिपेंड कर रहा होता है। तो इसी तरह फर्म्स जो-सी है वो कहती हैं कि ठीक है, ये कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है, सारा कुछ है, लेकिन आप फिज़िकली में बताएँ कि क्या वाक़ई ये चीज़ हमारे पास मौजूद है या नहीं है? हवाओं में बातें ना करें, ठीक है? तो फिज़िकली चेकिंग का मतलब यही है। ऑल सेलेबल प्रोडक्ट्स हेल्ड बाय द कंपनी आर इंक्लूडेड इन द मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी। ऑफ कोर्स जितने भी सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी में शामिल किया जाता है। ठीक है जी, ये सारी बातें वही लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बता दी है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन फील्ड में जब आप जाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगा।